11वीं कक्षा के आप सभी छात्र छात्राओं का हिंदी की कक्षा में एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने हिंदी के 11वीं की जो सिलेबस है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें पढ़नी हैं, आपकी किताब कौन से हैं, उनका क्रम क्या है, इन सारी बातों की चर्चा से शुरुआत की गई थी और आगे चल कर के गद्य खंड के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन हम लोगों ने किया था। क्योंकि 11वीं में हिंदी की जो दो किताबें हैं, आरोह और वितान भाग 1, जबकि यही पुस्तक 12वीं में भाग 2 नाम से आएगी। लेकिन अंतर क्या होगा, कल भी आपको बताया था कि जिस तरह से आपने कृतिका और जो मेन हिंदी की कोर्स बुक थी 10th लेवल पे, उसमें 9th में गद्य से शुरुआत होती थी, 10th में जाने पर काव्य से शुरुआत होती थी। ठीक वही पैटर्न, ठीक वही क्रम आपके 11th और 12th यानी सेकेंडरी लेवल पे भी है। और आपके मेन कोर्स बुक जिसका नाम है आरोह, इसके ये गद्य और काव्य की पुस्तक है, जिसमें 11वीं कक्षा में गद्य पाठों से इसकी शुरुआत होती है। और फर्स्ट चैप्टर के रूप में आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में सर्व प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कहानी नमक का दारोगा का अध्ययन किया था। मुंशी प्रेमचंद के बारे में संक्षिप्त जानकारियां आपने प्राप्त की थी। आइए चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की ओर, जो दूसरा पाठ है आपका गद्य खंड का, जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हिंदी की जो कहानी लेखक या कहानी लेखिकाएं हैं उनमें इनका नाम सर्वप्रमुख है। और कृष्णा सोबती ने मियां नसीरुद्दीन नाम से अपना एक संस्मरण लिखा है। वैसे हम हसमत नाम का इनका जो संस्मरण का संग्रह है, उसी से मियां नसीरुद्दीन नामक संस्मरण को यहाँ आपके सिलेबस में लिया गया है, चुना गया है आपके अध्ययन के लिए, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन मियां नसीरुद्दीन संस्मरण के माध्यम से, शब्दचित्र के माध्यम से लेखिका ने क्या कहा है, क्या बताने का प्रयास किया है, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि कृष्णा सोबती का हिंदी साहित्य की दुनिया में क्या योगदान है, इनका क्या स्थान है और इनका संक्षिप्त परिचय। तो आइए कृष्णा सोबती के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब गुजरात नामक स्थान पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे मुख्य रूप से इन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, कहानियाँ, उपन्यास और संस्मरण लिखे हैं, जिसमें इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ऐ लड़की, समय सरगम इत्यादि। जबकि कहानियों के संग्रह इनके हैं डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जिसमें इनकी छोटी बड़ी दुनिया भर की कहानियों को संकलित किया गया। जबकि इनका जो संस्मरण का संग्रह है, मुख्य रूप से हम हसमत नाम का इनका काफ़ी प्रसिद्ध संस्मरण संग्रह है। जबकि इसके अलावा शब्दों के आलोक में भी इनका एक संस्मरण संग्रह है। वर्तमान में जो चैप्टर, जो पाठ मियां नसीरुद्दीन जो संस्मरण हम पढ़ने जा रहे हैं, इनके प्रसिद्ध संस्मरण संग्रह हम हसमत से लिया गया है। इनकी रचनाओं के लिए कृष्णा सोबती को अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया है। वैसे हिंदी कथा साहित्य में इनकी अपनी एक अलग पहचान है, एक विशिष्ट पहचान है।
और इनका मानना है कि कम लिखना, लेकिन कम लिखना विशिष्ट लिखना है। कम लिखें लेकिन वो यथार्थ हो और समाज के लिए लाभदायी हो, तो वो लेखन ही अच्छा होता है। और यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने एक नित नया पाठक वर्ग का निर्माण किया है। इनकी जो रचनाएं हैं, खास करके यदि बात करें जिंदगी नामा इनकी वह उपन्यास है जिसमें भारत पाकिस्तान से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उसका चित्रण उन्होंने किया हुआ है। लेकिन हमें बात करनी है उस संस्मरण की जिसका नाम है हम हस्मत, और उसमें से मियां नसीरुद्दीन नामक संस्मरण आपके अध्ययन के लिए आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, दिया गया है। वो हम हस्मत नामक संस्मरण संग्रह से लिया गया है। मियां नसीरुद्दीन जो शब्द चित्र है, जो संस्मरण है, ये इसमें एक खानदानी नानबाई है। नानबाई कहते हैं विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने का काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको नानबाई कहा जाता है। और मियां नसीरुद्दीन एक खानदानी नानबाई है। उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी रुचियां क्या हैं, उनका स्वभाव क्या है, इन्हीं सारी बातों का वर्णन इस संस्मरण के माध्यम से लेखिका ने किया हुआ है। मियां नसीरुद्दीन अपने बड़े ही मसीहाई अंदाज में अपने पूर्वजों की यशोगाथा गाते हैं और अपने रोटियां बनाने की कला का बखान करते हैं। मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने पूर्वजों के महारत को, अपने खानदानी महारत को अभिव्यक्त करते हैं। वे एक ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है। आज आप देखेंगे समाज में तो जो खानदानी पेशे हैं बहुत हद तक वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सरहा ऐसे पेशे या ऐसे व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं जिसमें कम लागत, कम मेहनत में अधिक से अधिक संपत्ति या अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने खानदानी जो व्यवसाय है, जो खानदानी महारत है, उसी को, जो खानदानी पेशा है, उसी को अपनाए हुए आज भी चल रहे हैं। तो खानदानी पेशे को कला का दर्जा देते हैं मियां नसीरुद्दीन और कर के सीखने को ही असली हुनर मानते हैं। उनका मानना है कि कर के सीखना ही असली हुनर है। तो कुल मिला जुला के मियां नसीरुद्दीन नामक संस्मरण के माध्यम से लेखिका ने, कृष्णा सोबती लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन नामक एक ऐसे व्यक्ति का के जीवन का चित्रण किया है। उनके स्वभाव, उनकी रुचियां, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उन सारी चीजों की जानकारी हमारे सामने परोसने का, हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, जिसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, सुना है, समझा है। और मियां नसीरुद्दीन शब्द संग्रह के माध्यम से, अपने इस संस्मरण के माध्यम से उन्होंने मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, स्वभाव और उनके कला, उनकी रुचियां क्या हैं, उन सारी बातों का चित्रण किया है। मूल रूप से दिल्ली में रहते हुए पुरानी मस्जिद के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ एक दिन लेखिका अनायास चलती जाती है। अचानक उसकी निगाह एक छोटे से दुकान की तरफ जाती है। सड़क के किनारे एक छोटे से दुकान की तरफ जाती है जो अव्यवस्थित रूप में दिखाई देता है। अंधेरे में एक छोटा सा दुकान जिसके बारे में पूछने पर पता चलता है कि ये प्रसिद्ध नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। लेखिका
के मन की लेखिका की जिज्ञासा जो है बढ़ती है और वह प्रसिद्ध नानबाई मियां नसीरुद्दीन से मिलने और उनकी रुचियों, उनके स्वभाव के बारे में जानने के लिए उस ओर मुड़ जाती है। और वहां जाने के बाद मियां नसीरुद्दीन से बातचीत करते हुए जो जानकारियां वो प्राप्त करती है उसे हम और आपके तक पहुंचाने का माध्यम बना है मियां नसीरुद्दीन नामक संस्था। तो आइए अपना किताब निकालें और चैप्टर नंबर 2 यानी पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन के फर्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करते हुए हम जानने का प्रयास करते हैं कि लेखिका ने किस तरह से लेखिका मियां नसीरुद्दीन के उस दुकान तक पहुंचती है। वहां जाने के बाद उससे मुलाकात करते हुए उनकी रुचियों, स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में क्या जानकारियां वो प्राप्त करती है और इस आधार पर वह क्या निष्कर्ष निकालती है और किस मायने में मियां नसीरुद्दीन नामक जो शब्द संग्रह है, जो संस्मरण है, वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। हम सभी के लिए कुछ उस जमाने की चीज़ों को जानने सुनने का एक अवसर प्रदान करता है। इसको देखने के लिए आइए अध्ययन करते हैं अपने पहले पैराग्राफ का मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ। तो किताब में आप ध्यान देंगे, मैं एक एक पैराग्राफ की रीडिंग करते हुए उसकी व्याख्या आपके सामने रखता जाऊंगा और उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। लेकिन एक एक पैराग्राफ आप ध्यान से देखेंगे किताब में। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज। लेखिका कहती है कि एक दिन वह मटिया महल की उस गढ़ैया मोहल्ले की तरफ से गुजरती है और लेखिका मानती है कि उसका सौभाग्य है, यदि उस दिन अनायास उस रास्ते से वो न गुजरती तो अक्सरहा जो साहित्यकार हैं उनका ध्यान राजनीति, साहित्य और कला तक सिमट के रह जाता है। लेकिन लेखिका कहती है कि उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक वह नानबाइयों के मसीहा, नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में उन्हें महारत हासिल थी, यानी 56 प्रकार की रोटियां पकाने की कला वो जानते थे। इसलिए उनको नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जानते थे वो अलग बात है, अपने इस कला का बखान बड़े ही मसीहाई अंदाज में, क्योंकि यह जो कला है, यह जो पेशा है, वो उनका पुश्तैनी पेशा है। उनके पूर्वजों न जाने किस जमाने से उनके पूर्वज इस पेशे को अपनाते चले आए हैं, इसलिए उनको कहीं कोई हिचक नहीं है और वो बहुत ही मसीहाई अंदाज में अपने पूर्वजों का बखान करते हुए अपने रोटियों बनाने की कला का बखान करते हैं। इसलिए नानबाइयों का मसीहा उन्हें कहा गया। लेखिका ने उनको नानबाइयों का मसीहा कहा है और कहती है कि वह वहाँ पहुँचती है तो नानबाइयों के मसीहाई अंदाज में बयां करने वाले जो मसीहा हैं मियां नसीरुद्दीन, उनको पहचानने का अवसर प्राप्त हुआ और लुत्फ उठाया उनके उस मसीहाई अंदाज का, जिस अंदाज में अपने पूर्वजों के रोटियों पकाने की कला का वो गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। लेखिका ये बताना चाहती है। अब वहाँ पहुँचती है तो पहुँचने के बाद क्या स्थिति आती है, अच्छा, और किस स्थिति में वहाँ पहुँचती है। लेखिका कहती है कि एक दिन अचानक दोपहरी के समय मैं उस गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकल पड़ती हूँ और वहाँ जाने के बाद जब पता चलता है कि यह जो अंधेरी छोटी सी दुकान है वो मियां नसीरुद्दीन की दुकान है, जो नानबाइयों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें 56 प्रकार की रोटियां पकाने की कला आती है। तो लेखिका की जिज्ञासा बढ़ती है और उन रोटियों
के पकाने की कला के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए वह उनके पास पहुंचती है। वहां जाने के बाद उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और क्या क्या बातें सुनने को मिलती हैं, क्या क्या जानकारियाँ उसे प्राप्त होती हैं, इन्हीं सारी बातों का चित्रण इस संस्मरण के माध्यम से, मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सेकंड पैराग्राफ देखें। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े पीछे मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर, यानी जामा मस्जिद जो दिल्ली का प्रसिद्ध इलाका है, प्रसिद्ध एक स्मारक है, एक ऐतिहासिक स्थल है, उस के पीछे जो मटिया महल इलाका है उसके गढ़ैया मोहल्ले की ओर लेखिका दोपहर के समय निकल पड़ती है और आगे बढ़ते हुए एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख रुक जाती है। देखिए एक निहायत छोटी सी दुकान है जहाँ पर अंधेरा भी है, लेकिन वहाँ आटा गूंदने का काम चल रहा है, आटा सनने का काम चल रहा है। उसको देख करके और उसकी आवाज़ सुन करके रुक जाती है, ठिठक जाती है। तो इसे लगता है कि लग रहा है सेवइयाँ बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि नहीं, ये प्रसिद्ध खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन साहब की दुकान है। तो सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब लेखिका हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। यानी उनका व्यक्तित्व कैसा था? लेखिका कहती है कि जब वहां पहुंची और जब उसे पता चला कि ये मियां प्रसिद्ध खानदानी नानबाई जो मियां नसीरुद्दीन हैं उनकी दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जानते हैं, 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में उन्हें महारत हासिल है। और जब वह उस दुकान पे रुकती है तो कारीगर यानी जो उनका कर्मचारी है रोटियां आटे गूंदने का काम कर रहा है, लेकिन अंदर जब झांकती है तो देखती है एक छोटी सी चारपाई पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके चेहरे पर कह रहा कि मौसमों की मार से पका चेहरा यानी बुढ़ापे की अवस्था है, उसके अलावा आंखों में काइयां, भोलापन, यानी उनका चेहरा उनकी निगाहों से ऐसा लगता है कि बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जो किसी भी आने वाले व्यक्ति को जानने का, पहचानने का प्रयास करते हैं। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर, उनके चेहरे को देखकर ऐसा भी लगता है कि वो एक मजे हुए कारीगर हैं और बड़े ही निश्चिंत भाव से बीड़ी का लुत्फ उठा रहे थे, बीड़ी का मजा उस चारपाई पर बैठे हुए ले रहे थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नजर उठाई और पूछा, फरमाइए। लेखिका कहती है जब मुझे मेरी तरफ जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि मैं कोई ग्राहक हूँ और तुरंत जो है मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं फरमाइए, मतलब क्या आदेश है, आप क्या चाहती हैं। ऐसा जब उन्होंने कहा तो झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। ये लेखिका कहती है कि जब वो कहते हैं फरमाइए तो मुझे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन मैंने कहा कि यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो आपसे कुछ जानना था, आपसे कुछ बातें करनी थी। अब मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया, पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया मतलब क्या, अपने एक अलग अंदाज में उन्होंने सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, आपके लिए थोड़ा समय निकाल लेंगे, पर यह बताइए कि आपको क्या जानना है, आपको क्या पूछना है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस यानी पत्रकारी करने वाले लोग, अखबार से जुड़े हुए लोग। अब यहाँ लेखिका ये बात इसलिए कहती है क्योंकि मियां नसीरुद्दीन की नज़र में अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही जाहिल लोग हैं। उनका मानना है कि अखबार बनाना और अखबार पढ़ना
अपने कीमती वक्त को जाया करना है, बर्बाद करना है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने काम पर ध्यान दें, हम अपने कला पर ध्यान दें, न कि हम अखबार पढ़ करके और अपने समय को बेकार करें। तो कहा कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मतलब अखबार के बारे में उनका क्या विचार है, इसको सामने रखा और उसके बाद कहते हैं ठीक है, अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आप पूछो, आपको क्या पूछना है, आप क्या जानना चाहते हो। अब आप पेज नंबर 23 यानी सेकंड चैप्टर का जो पेज नंबर 23 है उसका सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। लेखिका कहती है, पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। यानी अब जब वो लेखिका को लगता है कि हाँ वो सहमत हैं उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, तो वो प्रश्न करती है कि सुना है कि आप अनेक प्रकार की रोटियां बनाने की कला आप जानते हैं, इसका इल्म आपने कहाँ से सीखा, इसकी जानकारी कहाँ से आपको प्राप्त हुई है। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी काफ़ी निगाह ध्यान से लेखिका को देखने लगते हैं। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। यानी उन्होंने अब अपनी बात यानी मसीहाई अंदाज में बातें करने के लिए भी मियां नसीरुद्दीन प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने खानदानी जो पेशे है उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ये रोटियां बनाने की कला हम कहीं अन्यत्र जाकर नहीं सीखे, वैसे भी घर छोड़ करके कहीं बाहर जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और ज़रूरत महसूस नहीं हुई जो हम कोई अन्य कला सीखते। हाँ, इतना ज़रूर है कि यह जो नानबाई का काम है यह हमारा पुश्तैनी पेशा है और हमारे पूर्वजों ने इसमें बड़ी शोहरत हासिल की है, काफ़ी नाम कमाया है। तो अपने वालिद यानी अपने पिताजी के इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद मैं स्वयं ही उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर, उन्हीं के इस पेशे को संभालने के लिए आके बैठ गया और बचपन से ही इस कला को सीखने का सौभाग्य अपने पिताजी, अपने वालिद से ही, अपने पूर्वजों से ही हमें प्राप्त हुआ है। इसका इल्म यानी इसकी जो जानकारी है, इसकी जो बारीकियां हैं, उसको सीखने के लिए मैं अपने पिता, अपने वालिद महाराज से ही मैंने इसको जाना है, सीखा है और उन्हीं के इस पुश्तैनी पेशे को संभालते हुए मैं आज नानबाई के रूप, एक प्रसिद्ध नानबाई के रूप में मैं यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त किया हूँ या फिर मैं एक प्रसिद्ध नानबाई हूँ। ये जब इतनी जानकारी उनके द्वारा दी जाती है तो आपके वालिद पूछते हैं, कृष्णा सोबती यानी लेखिका पूछती हैं आपके वालिद, तो फिर थोड़े देर के लिए गुमसुम हो जाते हैं और उसके बाद मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भुट्टी में गुम हो गई। ये सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 24 का। तो उनके पिता के बारे में जानने की जिज्ञासा लेखिका को होती है और उसको जानने के लिए लेखिका जब अगला प्रश्न करती है तो उस प्रश्न का मियां नसीरुद्दीन के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है, इसको अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।